हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ ही क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि मैं विकास आप लोग को पढ़ाऊंगा बाल विकास। ठीक है दोस्तों, मैंने कल आप लोग को थोड़ा सा यह बताया था, उसका बाल विकास का परिचय बताया था, उसका इतिहास, भूगोल, संप्रदायवाद, आत्मा का विज्ञान, ये सब मैंने नहीं बताया। ये आपके आउट ऑफ सिलेबस है और फिलहाल आप लोग जानते हैं कि आपके परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, तो हमें आपको वही पढ़ना है जो हमारे परीक्षा में आए, जिसकी वजह से हम आप पास हो सकते हैं या जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका उत्तर दे सकें। ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं आपका बाय सिलेबस। ठीक है, पहला चैप्टर जो है वृद्धि और विकास को उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने कल देखा था जो बालक होता है, इसके अंतर्गत हमें आपको क्या पढ़ना है, बालक के जितने भी आयाम या पक्ष होते हैं वो सब पक्ष कौन कौन से हैं, मानसिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, शारीरिक पक्ष है, सामयिक पक्ष है, चारित्रिक पक्ष है। ऐसे बहुत से पक्ष होते हैं। जितने महत्वपूर्ण पक्ष हैं सभी पक्षों को लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना एक सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में बताया किस प्रकार से बालक का किस पक्ष में विकास होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मानसिक विकास को जीन पियाजे महोदय और जैरूम ब्रोरन महोदय ने अपने अपने सिद्धांत में यह बताया कि बालक का जो विकास होता है, मानसिक विकास किस अवस्था में किस तरीके से होता है, किस अवस्था में उसकी क्या विशेषता होती है, ये सब किसने बताया, जीन पियाजे महोदय ने बताया, जैरूम ब्रोनर महोदय ने बताया, जैसा कि आप लोग कल बता दिया गया था। सामाजिक विषय में बताया, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है बंडूरा महोदय ने दिया है, लेव वाइगोस्की महोदय ने दिया है। इन्होंने इन सब ने यह बताया किस प्रकार से बालक का सामाजिक विकास होता है। अगला आइए नैतिक विकास। इसके लिए माने जाते हैं जो सबसे प्रसिद्ध हैं, कौन है, कोहल वर्ग महोदय ने सिद्धांत दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। उसमें यह बताया किस प्रकार से बालक के अंदर उसका नैतिक विकास किस समय में कैसा होता है। ठीक है, और नैतिक विकास के सिद्धांत को जीन पियाजे ने भी बताया है और सबसे पहले जो नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे वो जीन पियाजे महोदय ने ही दिया था। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर आइए शारीरिक विकास। शारीरिक विकास में हम अवस्थाओं को पढ़ेंगे। अवस्था बोले तो गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग विश्वास कीजिए हमारे आपके सिलेबस में केवल 3 अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और हमें आपको गर्भावस्था भी पढ़ना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर अगला है सामयिक विकास। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं हमारे अंदर, आपके अंदर कुछ संवेग पाए जाते हैं। संवेग किसे कहते हैं, प्रेम, क्रोध, भय, मोह, माया, उत्तेजना इत्यादि, ये सब संवेग है। तो विलियम मैकडूगल महोदय ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में जो आई थी सन 1904 या 5 में आई थी, इस पुस्तक में इन्होंने 14 संवेग बताया और बताया है किस समय में कौन सा संवेग विकसित होता है। इन संवेगों को जानकर उनके अनुसार बालक को हम उनका सर्वांगीण विकास करेंगे। यहाँ तक बात कंफर्म हुआ। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं इसी बालक से संबंधित हमें आपको पढ़ना है, चाहे उसका सामाजिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो, या जो जितने भी विकास के पक्ष हों। आप लोग यह जानेंगे या आप यह जानते हैं कि जो ये सब बालक का विकास हो जाएगा तब क्या करेगा बालक, तब करेगा बालक अधिगम। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे अधिगम कि बालक सीखेगा कैसे। अधिगम में भी आप लोग जानते हैं कि 2 प्रकार के आते हैं, एक संज्ञानवादी आते हैं, एक व्यवहारवादी आते हैं। कौन, एक संज्ञानवादी आते हैं, एक व्यवहारवादी आते हैं। तो इन सिद्धांतों में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत दिया। जैसे संज्ञानवादी में आपका कर्ट, कोपका, लेविन, ठीक है, मैक्स वर्दिमर, कोहलर इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने बताया जो बालक का विकास होता है वो अचानक होता है, अधिगम जो होता है अचानक होता है। इन लोगों ने कहा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इसमें आपके थांडाइक, पावलोव, स्किनर ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा हमें आपको टेट सीटेट में बस केवल इतना पढ़ना है, यही आपका एक कॉन्सेप्ट है। अगर यह इतना क्लियर हो गया तो बच्चा ही क्या है, बस एक एक सिद्धांत को हमें आपको पढ़ना है। ठीक है, और वैसे भी यह बहुत कठिन विषय नहीं है। यह विषय हमारे और आपके दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे व्यवहार से जुड़ा हुआ है। केवल एक बार समझ लेंगे आप लोग
तो मैं विश्वास और गारंटी के साथ कहता हूँ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें जो बालक होता है, ठीक है, शारीरिक विकास के अंतर्गत वृद्धि और विकास को पढ़ना है। बालक का वृद्धि और विकास होता कैसे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना तो लीजिए, या लिखना है आप लोग नोट बना रहे हो नोट बनाइएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार। चलिए पहले हेडिंग डालिए या समझते हैं हम और आप वृद्धि क्या होती है। वृद्धि या ग्रोथ, जिसे हम सामान्य भाषा में वृद्धि कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में उसे अवृद्धि कहा जाता है। तात्पर्य यह है जो बालक होता है जब हम उसका बाह्य वर्णन करते हैं, बाह्य रूप से अध्ययन करते हैं, जैसे बालक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, भार, वजन इत्यादि का जब हम अध्ययन करते हैं वह क्या होता है, उसे वृद्धि कहा जाता है। जैसे यह बालक सा सुंदर सा बालक है, ठीक है, जो भी हो कोई भी हो, जब हम इसकी क्या क्या लंबाई, भार, चौड़ाई इत्यादि का अध्ययन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह वृद्धि हो जाएगा। और विकास का होगा जब बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सामूहिक विकास इत्यादि पक्षों का अध्ययन करेंगे, उसी क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। जैसे ये शारीरिक विकास सम्मिलित हो गया। इसके अलावा जब हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास, ठीक है, सामूहिक, शारीरिक तो है, ये है शारीरिक इत्यादि पक्षों का संगठन करके जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो बालकों यह हो जाएगा आपका विकास। कहने का मतलब अगर हम कह दें कि विकास जो होता है एक व्यापक शब्द है, वृद्धि क्या है, एक संकीर्ण विचारधारा है। जैसे अगर हम यह गोला बनाएं, इस पूरे गोले को अगर हम विकास मान ले, अगर छोटा सा इसमें हम गोला बना दिए तो क्या इसको वृद्धि मान सकते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका वृद्धि हो जाएगा। और पूरा जो बड़ा वाला गोला है वह आपका विकास हो जाएगा। अब कहने का मतलब यह है जो क्रियाकलाप विकास में होगा वही क्रियाकलाप वृद्धि में होगा, या कह सकते हैं जो क्रियाकलाप वृद्धि में होगा वो सब क्रियाकलाप विकास में होगा। यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताते रहिएगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास के अंतर या कुछ परिभाषाएं। एक बार फिर से सुन लिए, जब हम बालक के केवल शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, भार इत्यादि का वर्णन करते हैं या बाह्य अध्ययन करते हैं उसे वृद्धि कहा जाता है। जब हम बालक के शारीरिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामूहिक पक्ष, शारीरिक पक्ष इत्यादि का संगठन करके एक साथ अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं विकास। विकास एक व्यापक शब्द है, ठीक है, जिसके अंतर्गत अवृद्धि या वृद्धि आती है, सम्मिलित है, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम विकास को पढ़ते हैं। अच्छा, वृद्धि को एक मनोवैज्ञानिक हैं, फ्रैंक नाम के मनोवैज्ञानिक हैं। कौन? फ्रैंक। ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि जो वृद्धि होती है कोशिकीय वृद्धि होती है। क्या होती है? वृद्धि कोशिकीय अभिवृद्धि, कोशिकीय सेलुलस मल्टीप्लिकेशन, कोशिकीय अभिवृद्धि होती है। यह किसका शब्द या कथन है? फ्रैंक महोदय का है। अर्थात ये कहना क्या चाहते हैं
ये कहना ये चाहते हैं जब कोई जाति के अंदर, मानव प्रजाति जीव जंतु के अंदर जो कोश की वृद्धि होती है वह कैसे होती है, गुणज रूप से आगे बढ़ती है। जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस प्रकार से हमारे अंदर या किसी जीव के अंदर कोश की विभाजन होता है। उसी प्रकार इसके माध्यम से ये बताना ये चाहते हैं जो बालक का शारीरिक विकास होता है या वृद्धि होती है बहुत तेज होती है। ये कथन पूछा गया है, फिर पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ये वृद्धि हो गया। मुझे उम्मीद है कि वृद्धि या अवृद्धि का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं विकास। विकास को पढ़ेंगे। विकास को बताने के लिए अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा के माध्यम से उसे बताया है और हम आप उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए विकास, डेवलपमेंट। देखिए भैया, अगर आपको हमको अध्यापक, अध्यापिका, मास्टर, मास्टराइन बनना है तो हमें आपको भी अपना विकास करना होगा। विकास कहने से मात्र नहीं हो जाएगा, उसके लिए अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, रातों से लड़ना पड़ेगा, लोगों से लड़ना पड़ेगा, तब जाके हमें सफलता मिलेगी। मुझे पूरा उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि आप लोग मेरी उम्मीद पर खरे उतरेंगे। ठीक है, तो विकास को आप लोगों ने अच्छी तरह जान गए हैं। जब बालक के शारीरिक पक्षों के साथ साथ सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, मानसिक इत्यादि पक्षों का अध्ययन किया जाए तो उसे विकास कहते हैं। एक मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, इनका पूरा नाम है BF स्किनर। इनका पूरा नाम बहुत कठिन है, बता सकते हैं लेकिन उचित नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे स्किनर नाम के बहुत से मनोवैज्ञानिक हैं अपने मनोविज्ञान में। चार्ल्स स्किनर, BF स्किनर, वुड स्किनर, लेकिन हमारे आपके जो सिलेबस में वो कौन है, केवल BF स्किनर है। ठीक है, तो इन्होंने विकास की परिभाषा दिया है। क्या दिया है? विकास एक धीमी एवं सतत प्रक्रिया है। ये परिभाषा किसका है? स्किनर महोदय का है। इन परिभाषा के अर्थों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर इनके परिभाषा के अर्थों को आप लोग समझ गए तो मुझे उम्मीद है आप लोग को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 शब्द आया, एक है धीमी, एक शब्द है सतत। धीमी का मतलब क्या होता है? जो विकास की प्रक्रिया होती है वह गर्भावस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत धीरे धीरे गति से चलता रहता है। आज हम और आप जिस अवस्था में पहुँचे हुए हैं, क्या यह एकाएक पहुँच गए हैं? 2-4 दिन पहुंच गए हैं? कोई 20 साल, कोई 30 साल, कोई तो 50 साल का बैठा होगा, पढ़ रहा होगा। भैया कहने का मतलब ये है कि हम एक दिन में यहाँ नहीं पहुँचे हैं, इतना समय लगने के बाद विकास होता है। वही बात इन्होंने अपनी परिभाषा में बता दिया है। एक है सतत। सतत का शाब्दिक अर्थ जो होता है उसका होता है निरंतर या लगातार। जो विकास की प्रक्रिया होती है वह लगातार चलती रहती है, बिना रुके, बिना थके। ठीक है, जो गति होती है वह कभी धीमी कभी अधिक होती है। क्या? कभी धीमी तो कभी अधिक गति होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे या हम बता दे रहे हैं, बालक का जो मानसिक विकास होता है वह शैशवावस्था में केवल 90% तक हो जाता है। कितना? शैशवावस्था में बालक का मानसिक विकास 90%। बाकी और जो अवस्थाएं बचती हैं जैसे किशोरावस्था में केवल 10% हो रहा है। देख रहे हैं जो मात्रा है घट बढ़ रहा है, कभी अधिक हो रहा है तो कभी कम, लेकिन रुक नहीं रहा है विकास, यह निरंतर चलता रहेगा बच्चों। ठीक है, तो यह परिभाषा थी स्किनर महोदय की। आइए अगली परिभाषा देखते हैं और मनोवैज्ञानिकों की। एक मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, विलियम वुडवर्थ इनका पूरा नाम है। इनकी परिभाषा देख लेते हैं। इन्होंने कहा जो बालक है उसका विकास किसका प्रतिफल होता है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रतिफल या गुणनफल होता है। बालक का विकास
वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। इनके परिभाषा के माध्यम से हमें आपको यह पता चलता है कि आज हम जो भी कुछ हैं, जो कुछ भी बैठे हैं, वह किसकी देन है? वातावरण और किसका? वंशानुक्रम का गुणनफल या उसकी देन है। इसकी वजह से हम आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या यह बात सच है? आइए उसको देखते हैं। मान लीजिए यह कोई बालक है, मान लीजिए कोई बालक है। अगर इसको कह दिया जाए केवल वंशानुगत की वजह से इसका विकास हुआ या आगे बढ़ा है, क्या यह बात सही है? कदापि नहीं सही है। आप लोग खुद सोचिए, माता पिता से हमें क्या मिलता है? रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि हमें माता पिता से मिल जाएगा, लेकिन हम भविष्य में क्या बनेंगे? चोर बनेंगे, डाकू बनेंगे, पुलिस, डॉक्टर, जो भी बनेंगे वह हमारी वातावरण की देन होती है। यह बात कही है जॉन ब्रूडस वाटसन, जेबी वाटसन महोदय ने कहा है। वह व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। उन्होंने मुख्य रूप से 3 पुस्तक लिखी है, 1914 में, 1919 में, 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी थी व्यवहारवाद, जो पूर्णतः व्यवहार पर आधारित थी। उसमें उन्होंने कहा है आप मुझे 1 दर्जन स्वस्थ शिशु दे दीजिए, आप जो कहिए मैं उसे बना दूं, चोर, डकैत, वकील, अध्यापक, मैं कुछ भी बना दूंगा। किसके आधार पर बनाऊंगा? वातावरण के आधार पर बनाऊंगा। अब बात आती है वातावरण क्या होता है। तो इस बच्चे के चारों तरफ चाहे जो भी वस्तु, चाहे वह सजीव हो चाहे निर्जीव हो, जिसकी वजह से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, वह उस बच्चे का वातावरण होता है। यहाँ तक बात कंफर्म हुआ? ठीक है। तो जो ये बच्चा आप लोग देख रहे हैं, यह वंशानुक्रम और वंशानुक्रम वातावरण के पश्चात ही यह बच्चा आपको दिख रहा है। जन्म के पहले बच्चे के अंदर जो भी गुण, अवगुण, विशेषता इत्यादि पाई जाती है, वह उसकी वंशानुक्रम की देन होती है। जन्म के पश्चात भविष्य में बच्चा क्या बनेगा या क्या बन रहा है, वह देन होती है वातावरण की। तो वही इन्होंने अपने परिभाषा में बताया है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब वंशानुक्रम क्या होता है? कुछ लोग कहेंगे ल इत सजीव बताओ कोई नहीं के हैं, वंशानुक्रम क्या होता है? अब ल कहने का मतलब ये, हमारे माता पिता से जो गुण लक्षण हमें आपको प्राप्त होते हैं वही वंशानुक्रम या वंशानुगति कहा जाता है। इसके जनक ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल माने जाते हैं, जो ये पादरी थे। इन्होंने मटर पर और चूहों पर काफ़ी दिन तक अध्ययन करके यह सिद्धांत दिया था कि जो बच्चा होता है वह उसके वंशानुक्रम की देन होती है, उसी के कारण उसका वृद्धि और विकास होता है। ऐसा कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोग इनकी परिभाषा को समझ गए होंगे। आइए अगली परिभाषा देखते हैं। अगर लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, एक परिभाषा बची है और जो महत्वपूर्ण है, एलिजाबेथ हरलॉक इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये कहती हैं विकास एक धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके बाद या जिसके पश्चात हमें नई योग्यताओं एवं नवीन विशेषताओं का जन्म होता है। क्या बोली है इन्होंने? विकास एक धीमी एवं क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके पश्चात नवीन योग्यताओं
एवं नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। किसी का भी कथन या परिभाषा है तो उसे आप लोग डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर दिया करिए, ठीक है। अब आइए इनके परिभाषा को पढ़ते हैं और इनके परिभाषा के अर्थों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग तन मन धन से दिल दिमाग लेकर यहाँ बैठ जाइए, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़िए, मात्र 2 माह परिणाम आपको खुद प्राप्त होगा, ये मेरी गारंटी है या मेरा वादा है, ठीक है। विकास एक धीमा शब्द है, इन्होंने भी प्रयोग कर दिया है। एवं क्रमिक प्रक्रिया, ये नया शब्द है। क्रमिक प्रक्रिया है जिसके पश्चात नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। पहला शब्द पकड़ते हैं धीमी। धीमा का मतलब धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। कब से कब तक? गर्भावस्था से लेकर मरते दम तक, अर्थात गर्भ से कब्र तक, ठीक है। ये प्रक्रिया धीमी धीमी चलती है। फिर क्या? क्रमिक रूप से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो विकास की प्रक्रिया होती है वह क्रमिक एवं व्यवस्थित होती है। कैसे होती है? जैसा आप लोग जानते हैं, बालक की जो सबसे पहली अवस्था होती है गर्भावस्था से हम लेते हैं। पहली अवस्था गर्भावस्था, फिर जन्म के पश्चात पहली अवस्था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ऐसे ही और अवस्थाएं आगे तक चलती रहती हैं, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं जो भी अवस्थाएं आ रही हैं सब एक क्रम में आ रही हैं। क्या ऐसा कभी आप लोग सुने हैं या ऐसा कभी हो सकता है कि गर्भावस्था के बाद डायरेक्ट जो होता है सीधा किशोरावस्था में पहुंच जाए? ऐसा कभी होगा? कदापि नहीं होगा। इन्होंने अपनी सीधा परिभाषा में यही बताया है, विकास की प्रक्रिया क्रमिक एवं व्यवस्थित होती है। जो भी हो एक क्रम से होगा, और यह क्रम उस बच्चा चाहे अपने यहाँ भारत का हो, चाहे तालिबान का हो, चाहे अमेरिका, चाहे पाकिस्तान का, अगर वह मनुष्य जाति का है जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है, अगर वह मनुष्य प्रजाति का है तो उसका विकास ऐसे ही होगा चाहे वह जहाँ का बालक हो। सबसे पहले गर्भावस्था होगा, पश्चात शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। यही होता है क्रमिक। इसके पश्चात इन्होंने क्या कहा है? जिसके पश्चात नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। जब कोई क्रिया हम पहली बार करते हैं तो भैया वो तो नया ही होगा। जब कोई कार्य हम बार बार करेंगे, अभ्यास होगा, हमारी योग्यता बढ़ेगी। जब तक हम अपनी योग्यता को पहचानेंगे नहीं और अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक हमारे अनुसार सफलता नहीं मिल सकती। बात समझ में आई? अगर समझ में आई हो तो एक बार आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के माध्यम से आप अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। आपके दिल दिमाग में मेरे प्रति या इस चैनल के प्रति जो भी हो बोल सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप सकारात्मक विचार ही रखते होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, इनकी परिभाषा भी हो गई। तो कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आप विकास के विषय में जाने समझें, और मुझे उम्मीद है आपको भी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समस्या हो, कुछ भी डाउट हो, तो मैथ ई क्लासेस में इनका ऑफलाइन जो क्लास है वह चलता है। जौनपुर के वाजिदपुर तिराहे के पास एक इंटर कॉलेज है, बिरजा इंटर कॉलेज, उसी में इनका क्लास चलता है मैथ ई क्लासेज करके। वहाँ टेट, सी टेट, सुपर टेट, 1 डे क्लासेज चलती हैं। आप लोग संपर्क करिएगा। इनका कॉन्टैक्ट नंबर हुआ, उस कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से आप मेरे गुण अवगुण को अभिव्यक्त या विचार अपने रख सकते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हो गया, विकास हो गया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और वृद्धि और विकास में अंतर। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग एक बार। क्या क्या? एक तरफ वृद्धि लिखिएगा, ये अंतर पूछा गया है और फिर पूछा जाएगा। एक तरफ विकास लिखिएगा। इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर को अगर हम अच्छी तरह समझ गए, ठीक है, तो इस चैप्टर को भी अच्छी तरह समझ जाएंगे।
वृद्धि क्या है? वृद्धि एक संकीर्ण विचारधारा है, ठीक है। और विकास क्या है? विकास की विचारधारा क्या है? व्यापक है, व्यापक विचारधारा है। अगर आप लोग संकीर्ण का शाब्दिक अर्थ जानते होंगे, इसका मतलब क्या होता है? छोटा या संक्षिप्त, इसे कहते हैं संकीर्ण। और व्यापक का मतलब क्या होता है? विचारधारा बड़ी होती है। जैसे अगर हम यह पूरा गोला बना दें तो क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। जब हम इसमें एक छोटा गोला बना दें, यह क्या हो जाएगा? संकीर्ण हो जाएगा। और कैसे होगा, क्यों होगा? अभी इसके पहले मैंने आपको बताया था कि वृद्धि की प्रक्रिया में हम लोग क्या करते हैं? केवल शारीरिक पक्षों का अध्ययन करते हैं, जबकि विकास की प्रक्रिया में हम शारीरिक पक्षों के साथ साथ और बाकी सभी पक्ष, सामाजिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, शारीरिक पक्ष इत्यादि पक्षों का अध्ययन करते हैं। इसलिए इसकी विकास की प्रक्रिया व्यापक होती है। ये पहला अंतर था, ठीक है। आइए अगला आगे चलते हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर यह है, यह एक निश्चित समय से शुरू होकर निश्चित समय पर रुक जाता है। कब? यह निश्चित समय से शुरू होकर निश्चित समय से निश्चित समय तक चलता है, निश्चित समय तक, ठीक है। निश्चित समय मतलब बोले तो यहाँ पे यह है, हम गर्भावस्था अगर ले लें, गर्भावस्था से वृद्धि की प्रक्रिया चालू होती है और क्या? प्रौढ़ावस्था तक वृद्धि की प्रक्रिया चलती रहती है। बात समझ में आई? और कैसे चलती रहती है वो आपको सभी समझा रहे हैं। और इसकी जो प्रक्रिया है, विकास की जो प्रक्रिया है, यह निश्चित समय से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है या मरते दम तक चलती रहती है, ठीक है। अब कैसे चलती रहती है बोले तो गर्भावस्था से लेकर कहाँ? मरते दम तक। ठीक है। अब आप देखिए, जो बालक का शारीरिक वृद्धि होता है वह एक गर्भावस्था से चलता है, कहाँ तक? प्रौढ़ावस्था तक चलता है। तो निश्चित समय से लेकर निश्चित समय तक चलता है वृद्धि की प्रक्रिया, चाहे वह आपके मांसपेशियों में वृद्धि हो, हड्डियों में वृद्धि हो, आपके मानसिक रूप से वृद्धि हो, सामाजिक रूप से वृद्धि हो, यह इसका एक निश्चित समय रहता है। उसके पश्चात वह आगे नहीं बढ़ेगा। और जो विकास की प्रक्रिया होती है, जैसा कि आप लोग आधे घंटे से वही पढ़ रहे हैं, यह जीवन पर्यंत चलती है, गर्भावस्था से लेकर मरते दम तक चलती रहती है। अब विकास की वृद्धि की प्रक्रिया में केवल वृद्धि शामिल होगा। वृद्धि मतलब बढ़ना, केवल बढ़ना शामिल होगा। और जो विकास की प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि या बढ़ना, वृद्धि के साथ साथ प्लस क्षय भी सम्मिलित होगा। क्षय मतलब नष्ट होना। और कैसे होगा? बच्चा एक समय तक उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास इत्यादि में तो वृद्धि होगा, लेकिन प्रौढ़ावस्था के पश्चात उसके शारीरिक रूप से क्षय होने लगेगा। उसके मांसपेशियों में लचीलापन आ जाएगा, हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, दांत टूटने लगते हैं, आँखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। इसलिए प्रौढ़ावस्था के पश्चात बोला जाता है उसके अंदर क्षय या कमी आने लगती है, ठीक है दोस्तों। तो यह था 2-3 अंदर। और आगे देखते हैं। अगर आप लोग का आज्ञा, इजाज़त, परमिशन हो तो इसको मिटाया जाए जी। देवता लोग चलिए,
जब तक तोड़ेंगे नहीं ना तब तक छोड़ेंगे नहीं बेटा, लगे रहो आप लोग। परीक्षा को भी उसकी औकात दिखा दो। तीसरा है, वृद्धि की प्रक्रिया क्या होती है, केवल मात्रात्मक होती है, और जो विकास की प्रक्रिया होती है दोस्तों वह मात्रात्मक के साथ साथ क्या होती है, गुणात्मक भी होती है। अब मात्रात्मक मतलब क्या होता है, जिस किसी को हम मात्रा या अंक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उसे मात्रात्मक कहते हैं। जैसे इसमें आपका लंबाई को, चौड़ाई को, भार को हम वजन करके नाप करके बता सकते हैं कि फला नाम का व्यक्ति या व्यक्तियाँ, बालक एवं बालिकाएँ इतना मीटर इतनी इंच लंबाई है, 25 किलो, 50 किलो, 70 किलो वजन है, ठीक है, या कुछ चौड़ाई है, इसको माप करके बता सकते हैं। लेकिन विकास की प्रक्रिया में अगर आपसे बोला जाए कि व्यक्ति का क्या मानसिक विकास 5 किलो होता है, व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता 8 किलो होता है, व्यक्ति की हड्डियों की मजबूती 3 किलो होती है, ऐसा कभी आप लोगों ने सुना है? कहने का मतलब जो विकास की प्रक्रिया होती है, जो आंतरिक रूप से होती है, हम उसके केवल विशेषता को, गुण को, अवगुण को व्यक्त कर सकते हैं या बता सकते हैं, उसे माप या तौल नहीं सकते हैं, जिसे गुणात्मक कहते हैं। जो विकास की प्रक्रिया होती है मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है। जैसे आपकी योग्यता, क्षमता, कौशल, देखिए इसको हम माप नहीं सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति की हम कह सकते हैं भैया उसकी योग्यता 6 केजी है? क्या हम कह सकते हैं उसकी क्षमता 3 मीटर है? ऐसा कुछ तो नहीं व्यक्त कर सकते, ना कर सकते हैं। केवल यह कहते हैं कि भैया फला नाम का जो व्यक्ति है वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, फला नाम की जो लड़की है उसकी कार्य करने की क्षमता अधिक है या कम है, केवल विशेषता बता सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष या मूर्त किया जा सकता है। इसे प्रत्यक्ष या मूर्त कर सकते हैं, इसे नहीं कर सकते, यह अमूर्त होता है, यह अप्रत्यक्ष या अमूर्त होता है। कहने का मतलब इसे हम देख सकते हैं, माप सकते हैं, सामने देख सकते हैं भैया आज व्यक्ति 3 फीट का था, कल 5 फीट का हो गया, आज उसका वजन 20 किलो था, कल 80 किलो का हो जाएगा। क्या इससे भी ऐसा कर सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं देख सकते हैं, ना तो इसे माप सकते हैं, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष कहा जाता है। यह परिमाणात्मक होता है, परिमाणात्मक। तो दोस्तों आपको बता दें कि परिमाणात्मक मतलब इसके परिणाम को व्यक्त किया जाता है, और यह परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। परिमाणात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं भी कोई कष्ट, दुख, समस्या, परेशानी अगर हो तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे मैथ ही क्लासेज के संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आप लोग को पसंद आया होगा। ठीक है, हंसता हुआ विदाई ले रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।